एक बात शुरू में ही निवेदन कर दूं, इस वीडियो में जिस जनसंख्या नियंत्रण बिल के ड्राफ्ट की बात करने जा रहा हूं, वह न सिर्फ आपके हमारे यानी आम जनता के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि इसको समझना सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे एस्पिरेंट्स, लॉ स्टूडेंट्स, एडवोकेट्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर सहित समाज के सभी बुद्धिजीवियों के लिए भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह सीधे हमारे देश के और प्रदेश के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। ये प्रस्तावित ड्राफ्ट है, इस पर हमें अपने सकारात्मक और कानून सम्मत सुझाव भी सरकार को देने हैं, इसलिए भी इसे गंभीरता से समझना चाहिए। अतः यह वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है। यदि एक बार में पूरा वीडियो सुनने में दिक्कत आए तो रुक रुक कर पॉज कर करके सुने, पर धैर्यपूर्वक यानी पेशेंस के साथ बिना स्किप किए पूरा वीडियो सुने और समझें, तभी उपयोगी होगा। नमस्कार, मैं अनंत विश्वेन्द्र सिंह, आपका स्वागत है। एक निवेदन, चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे मेरा कोई वीडियो आपसे नहीं छूटे। क्योंकि देखोगे तो समझोगे, समझोगे तो करोगे, और करोगे तभी जीत सकोगे। यह पूरा ड्राफ्ट 18 पेज का है। इसमें 7 चैप्टर हैं और 30 सेक्शन हैं। 1 मिनट में इस बिल की पृष्ठभूमि समझ लेते हैं। इसके लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आपको ध्यान होगा, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश पर आपातकाल यानी इमरजेंसी लगाई गई थी, उस दौरान चलाए गए परिवार नियोजन कार्यक्रम को इमरजेंसी हटाने के बाद भी, क्योंकि परिवार नियोजन की उपयोगिता को हिंदू समाज ने समझ लिया था, तो उस इमरजेंसी को हटाने के बाद भी हिंदू समाज, या ये कहें कि राष्ट्रवादी समाज ने अपने परिवारों को पहले 2 बच्चों तक, फिर 1 बच्चे तक सीमित कर लिया। वहीं दूसरी ओर वह समाज है जो हम 5 यानी 1 शौहर और कम से कम 4 बीबी, इस प्रकार हम 5 और हमारे 25 और उनके 125 और उनके 625 और उनका पूरा मोहल्ला। इस स्थिति ने देश और प्रदेश के कई इलाकों में डेमोग्राफिक चेंज यानी जनसांख्यिकी बदलाव होता है, उसको पूरी तरह बदल दिया। और वहाँ पर उन एरियाज़ में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परेशानियाँ लगातार बढ़ती चली गई। उससे राष्ट्रवादी समाज खासा चिंतित और असहज हो गया। इसलिए देश भर में काफ़ी समय से जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग बड़े पैमाने पर की जा रही थी। इस मांग पर उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने एक मसौदा तैयार करके जनता के सामने रखा है। ये मसौदा पिछले 7 तारीख को उनके लॉ कमीशन की वेबसाइट पर आया है और उस पर संशोधन सुझाव सहित उसकी यानी जनता की राय मांगी गई है। यानी आपकी और हमारी राय मांगी गई है। हम और आप राय कब दे पाएंगे? जब ध्यान से पूरा वीडियो देखेंगे और समझेंगे। इसलिए फिर कह रहा हूँ, बी अलर्ट। तो जो बिल योगी जी की सरकार लाने जा रही है, उसका नाम है द उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर। ये तीनों शब्द ब्रैकेट के अंदर है, बिल 2021। नाम से बिल्कुल स्पष्ट है कि यह बिल उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण और स्थिर करके जनता के कल्याण के लिए लाया जा रहा है। इम्पॉर्टेंट बात क्या है? जनता का कल्याण यानी लोक कल्याण। जब जनसंख्या नियंत्रण होगी तभी उत्तर प्रदेश के जनता का, लोक का कल्याण होगा। इस बात को ध्यान रखिए। इसके चैप्टर 1 में बिल में इस्तेमाल होने वाले शब्दों की परिभाषाएं हैं। इसका कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। चैप्टर 2 से ये वास्तव में चीज़ें शुरू होती हैं। चैप्टर 2 का नाम है ऑफ इंसेंटिव्स एंड डिसइंसेंटिव ऑफ बेनिफिट्स एंड इंसेंटिव्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस कानून को मानने वालों को क्या लाभ होंगे और न मानने वालों को क्या नुकसान उठाना पड़ेगा। इसका विवरण इस चैप्टर में है। इसे ध्यान से सुनें और समझें, क्योंकि सेक्शन 5 में 2 बच्चों की नीति अपनाने वाले सरकारी कर्मचारी और सेक्शन 6 में 1 बच्चे माने सिंगल चाइल्ड की नीति अपनाने वाले सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं का विवरण है। और सेक्शन 7 में
आम आदमी के लिए, जो हम जैसे आम आदमी हैं, उनके लिए विवरण दिया गया है। तीनों सेक्शन करीब करीब मिलते जुलते हैं, इसलिए ध्यान से सुनिए, रिपीट नहीं करूँगा। जो रिपीट होने वाली बात होगी उसको रिपीट करने की आवश्यकता भी नहीं है। आप चाहें तो रिपीट करके देख सकते हैं वीडियो को, लेकिन उसकी कोई बहुत आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सेक्शन 5 के अनुसार कोई पब्लिक सर्वेंट, माने कोई राज्य सरकार का कर्मचारी, क्योंकि ये राज्य सरकार से संबंधित है इसलिए हमेशा इसको राज्य सरकार के संदर्भ में ही लीजिए। तो कोई पब्लिक सर्वेंट टू चाइल्ड नॉर्म्स यानी टू चाइल्ड पॉलिसी यानी 2 बच्चों की नीति को अपनाता है, यानी वो अपनी फैमिली को 2 बच्चों तक सीमित करता है, तो उसे अपनी पूरी राज्य सरकार की नौकरी के दौरान जो इंक्रीमेंट्स मिलते हैं उनमें 2 अतिरिक्त इंक्रीमेंट मिलेंगे। ये काफ़ी अच्छा सुझाव है। उसको इसके अलावा उसको हाउसिंग बोर्ड विकास प्राधिकरण में अतिरिक्त सब्सिडी के साथ मकान मिल सकते हैं, माने जो जनरल सब्सिडी मिलती है, जो जनरल सुविधा होती है उससे कुछ अतिरिक्त सब्सिडी उसको मिलेगी। मकान बनाने खरीदने के लिए बहुत मामूली ब्याज पर लोन देने की सुविधा दी गई है। पानी, बिजली, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स में अतिरिक्त आम जो इस बिल को नहीं मानेंगे उनकी अपेक्षा इन लोगों को काफ़ी छूट प्राप्त होगी। ये सब आम पब्लिक के लिए भी रहेगा, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे मैं बता रहा हूँ। पैटर्निटी लीव, ये सरकारी कर्मचारियों के लिए पैटर्निटी लीव 12 महीने की होगी, पूरी सैलरी और सभी अलाउंसेस के साथ, कोई भी कटौती नहीं होगी। अभी की तुलना में, जो आज है उसकी तुलना में नेशनल पेंशन स्कीम में 3% अधिक अंशदान दिया जाएगा। इस समय मेरे ख्याल से 7-7.5% नेशनल पेंशन स्कीम में जो भी परसेंट दिया जाता है उसे 3% अधिक हो जाएगा अंशदान, जो कि उसके सैलरी पर और उसके बाद में मिलने वाले एसेट्स पर काफ़ी असर डालेगा। मुफ्त सरकारी स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधाएं और इंश्योरेंस कवर मिलेगा। इसका अगला सेक्शन यानी ऐसे सरकारी कर्मचारी जो एक बच्चे की पॉलिसी, यानी जिनके एक ही बच्चा करने तक सीमित रहते हैं, वो उसमें उन सभी सरकारी कर्मचारियों को, यानी राज्य सरकार के कर्मचारियों को पिछले सेक्शन 5 की जो मैंने अभी बताई हैं उनकी सभी सुविधाएं मिलेंगी। उसके अलावा 2 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट और दिए जाएंगे, यानी जो एक बच्चे की पॉलिसी पर सीमित रहेंगे उनको उनकी पूरी सर्विस के कुल 4 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिलेंगे 1 चाइल्ड पॉलिसी अपनाने वालों को। ये काफ़ी लुभावना है, इसका बड़ा असर उनके आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। विशेष बात यह है यहाँ समझने की कि ये जो सिंगल चाइल्ड वाले पॉलिसी अपनाएंगे माता पिता, इनके बच्चों को बहुत सुविधाएं हैं। जैसे बच्चे को 20 वर्ष का होने तक स्वास्थ्य सुविधाएं और इंश्योरेंस कवर फ्री रहेगा। उनके ग्रेजुएशन तक की जो एजुकेशन है, ग्रेजुएशन जब तक करेंगे तब तक की जितनी भी शिक्षा लेंगे सरकारी कॉलेजेस और स्कूलों में, वो सब फ्री रहेगी। अगर ये जो सिंगल चाइल्ड गर्ल है, माने लड़की है, बच्ची है, तो उसकी उच्च शिक्षा के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए उसको स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था की गई है। सरकारी नौकरी में ऐसे बच्चों को, माने सिंगल चाइल्ड वाले बच्चों को सरकारी नौकरी में, राज्य सरकार की नौकरियों में प्रायोरिटी दी जाएगी, प्राथमिकता रहेगी उनकी। ये बहुत ज़्यादा सुविधाजनक बच्चों को लाभ हो जाएगा, एक सिंगल चाइल्ड पॉलिसी जो अपनाते हैं माता पिता उनके बच्चों के लिए। ये सब तो हुआ सरकारी कर्मचारियों के लिए। अब सेक्शन 6 ये जो है ये आम जनता के लिए। इसमें देखिए, सीधे से समझ लीजिए कि आम जनता को इंक्रीमेंट्स, उनके सैलरी वैलरी कुछ है नहीं तो इंक्रीमेंट्स का कोई मतलब नहीं, मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव का कोई मतलब नहीं। इन 2 चीज़ों को छोड़कर आपको वो सब सुविधाएं मिलेंगी, जैसे पानी, बिजली, हाउस टैक्स में छूट, हेल्थ इंश्योरेंस में छूट, ये फ्री इंश्योरेंस कवर, और मकान के लिए जो सुविधाएं हैं उनको सब्सिडीज़, सस्ते लोन, ये सब कुछ जो अभी मैंने ऊपर गिनाया था वो सब आपको मिलेगी। जैसे अगर सिंगल चाइल्ड वाले पॉलिसी आम आदमी भी अपनाता है तो उसको वो सब सुविधाएं मिलेंगी जो सरकारी, उसको ले उनके बच्चों को भी वो सारी सुविधाएं मिलेंगी। इसलिए केवल इंक्रीमेंट और मैटरनिटी पैटर्निटी वाला विषय छोड़ के बाकी सारी 4th और 5th में, और 5th और 6th में जो सुविधाएं सरकारी कर्मचारियों को दी गई हैं 2 बच्चे और सिंगल बच्चे के लिए, वो सभी सुविधाएं आम आदमी के लिए भी हैं। सेक्शन 7 में गरीबी रेखा के लिए नीचे, माने बिलो पॉवर्टी लाइन
में रहने वाले लोगों के लिए दिया है और इसमें वो सभी ऊपर वाली सुविधाएं उनको मिलेंगी। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ सरकार ने जोड़ी है कि वे यदि स्वतः अपनी मर्जी से स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन यानी जो नसबंदी आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं उसको, उसे करा लेते हैं एक बच्चे के बाद में, यदि बिलो पॉवर्टी लाइन वाले प्रदेश के नागरिक, इसको ठीक से समझिए, तो उनको यदि एक लड़का है तो उसको 80,000 रुपये एक मुश्त, और यदि लड़की है तो 1,00,000 रुपये एक मुश्त उसको एक बार में सरकार की ओर से मिलेगा। अब ये सेक्शन 8 बहुत इम्पोर्टेंट है, जो बताता है कि यदि जो माता पिता इस कानून को नहीं मानेंगे तो उन्हें क्या नुकसान उठाना पड़ेगा। पहला बड़ा नुकसान होगा कि 2 से अधिक बच्चे वालों को सरकार द्वारा संचालित जो भी सरकारी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उन सुविधाओं से पूरी तरह वंचित कर दिया जाएगा। इसमें अनेक प्रकार की सुविधाएं हमको मिलती हैं, हमें कई बार पता होता है, पता नहीं होता। जैसे बहुत तरीके की सब्सिडियां मिलती हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, टैक्स रिबेट हैं, ये सब बंद हो जाएंगी उनकी। ये ध्यान से समझने की बात है। ऐसे लोगों के लिए जो राशन कार्ड वाला व्यवस्था है, अब उनके परिवार में यदि 5-6 बच्चे हो गए या 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो उनके राशन कार्ड को केवल 4 सदस्यों तक ही सीमित कर दिया जाएगा। माने कि राशन पर उनको 4 सदस्यों का ही सामान मिलेगा, उससे चाहे उनके 10 बच्चे हों, 20 बच्चे हों, उससे कोई लेना देना। इसके अलावा एक बड़ी जो उनको नुकसान होगा वो होगा लोकल बॉडी के इलेक्शंस में, यानी वे क्षेत्रीय, ये जो प्रधानी के इलेक्शन होते हैं, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, पार्षद, सभासद, नगर निगम, महानगर पालिका, ऐसे जो जिनको उत्तर प्रदेश सरकार चुनाव कराती है जहाँ पर, उनमें ऐसे माता पिता जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे इस कानून के लागू होने के बाद। इसके अलावा उनको क्या नुकसान होगा, ये इसके अलावा भी बहुत नुकसान होने वाला है। सेक्शन 10 कहता है कि ऐसे लोगों को सरकार की नौकरी के लिए अप्लाई करने से बिल्कुल अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, यानी राज्य सरकार के यहाँ उनके लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे। ये गजब की बात है। और ऐसे कर्मचारी जिनके अभी 2 बच्चे हैं उन्हें एक अंडरटेकिंग देना होगा सरकार को कि वे 2 बच्चों की पॉलिसी को ही जीवन भर मानेंगे। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं या अंडरटेकिंग देने के बाद तीसरा बच्चा पैदा करते हैं, ये ध्यान से सुनिए, माने उन्हें अंडरटेकिंग देने के 2 बच्चों का अंडरटेकिंग देने के बाद यदि उनके तीसरा बच्चा हो जाता है तो उनको नौकरी से बर्खास्त करने की व्यवस्था इस कानून में है। और इसके साथ ही भविष्य में वे राज्य सरकार की नौकरी के लिए आवेदन भी नहीं कर सकेंगे। इसमें परेशान होने की इसलिए बात नहीं कि ये अंडरटेकिंग उन्हें यह कानून लागू होने के 1 वर्ष के अंदर देना है। इस 1 वर्ष के बीच में यदि और बच्चे होते हैं, कोई बच्चा इन प्रोसेस है, आने वाला है, तो उसका असर इस पर कर्मचारी पर नहीं पड़ेगा। उसके यदि माने 2 अभी हैं और 1 आने वाला है तो 3 हो जाएंगे, तो उनके 2 ही बच्चे माने जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं इस बात को और स्पष्ट कर दूं कि इस कानून के लागू होने से पहले यदि किसी सरकारी कर्मचारी के आम नागरिक के 2 या इससे अधिक बच्चे हैं तो 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, उन्हें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन्हें यथास्थिति कायम रखनी होगी। बच्चों को उस कानून के लागू होने की डेट के बाद से रोकना होगा। अगर उसके बाद वो बढ़ते हैं तो वो फिर अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 3 में सामान्य अपवाद, जैसे जुड़वां बच्चे, गोद या दत्तक बच्चा लेने की व्यवस्था की गई। माने जैसे जुड़वां बच्चे पैदा हो गए किसी के, तो इसमें क्या करेंगे। देखिए, विषय को थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, जल्दी समझते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा विषय है, बहुत ज़्यादा लंबा विषय है। तो इसलिए छोटे उसमें समझने की कोशिश करते हैं जल्दी। इसको ऐसे समझिए, किसी दंपत्ति के यदि पहली प्रेगनेंसी से जुड़वां बच्चे हों, माने 2 बच्चे हो जाते हैं, तो उसको कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन यदि दूसरी प्रेगनेंसी से भी जुड़वां हो जाते हैं तो माना जाएगा कि उसने इस कानून का उल्लंघन किया है। इसका मतलब है कि पहली प्रेगनेंसी से यदि 2 बच्चे हो जाते हैं तो दूसरी प्रेगनेंसी का रिस्क नहीं लेना चाहिए, अन्यथा परिणाम आपको झेलना पड़ सकता है। और यदि एक बच्चा पहले है, माने पहली प्रेगनेंसी 1 बच्चा, दूसरी प्रेगनेंसी से 2 बच्चे होते हैं, तो ये दोनों एक माने जाएंगे। यानी वास्तव में बच्चे 3 होंगे इस दंपत्ति के, किंतु उन्हें 2 ही माना जाएगा।
तब कानून का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, बल्कि दूसरी प्रेगनेंसी से तो यदि एक साथ 3 बच्चे हो जाते हैं, 4 बच्चे हो जाते हैं, तब भी उन्हें उसका उल्लंघन नहीं माना जाएगा, उन सभी बच्चों को एक ही गिना जाएगा। सेक्शन 14 इसी प्रकार दत्तक ग्रहण, एडॉप्शन यानी गोद लेने से संबंधित है। इसमें माने किन्हीं दंपति के, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें किन्हीं दंपति के 2 बच्चे पहले से हैं और वे किसी तीसरे बच्चे को गोद लेना चाहते हैं किसी कारण से, तो कानून का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, वे ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ऐसे दंपति केवल एक ही बच्चे को गोद ले सकते हैं, एक से अधिक को नहीं ले सकते। इसी प्रकार यदि दंपति निसंतान है, पहले से कोई उनके बच्चा नहीं है, कोई संतान नहीं है, तो वे 2 बच्चे ही गोद ले सकते हैं, 2 से अधिक नहीं ले सकते। अगले सेक्शंस में बच्चों की अपंगता, मृत्यु होने की स्थितियों का वर्णन है, ये सब बहुत डिटेल में है। तो उस स्थिति में मोटे तौर पर एक माइंडसेट बन गया होगा आपका कि क्या पोजीशन होगी, ये पढ़ा भी जा सकता है। इसके आगे जो सेक्शन है 18 और 19, ये बड़े रोचक हैं, इस पर सबका इंटरेस्ट है मोटे तौर पर, और कारण भी इस बिल को लाने का ये ही 2 सेक्शन इम्पॉर्टेंट हैं। मेरे हिसाब से तो ये शुरू में जोड़े जाने चाहिए थे। ये ऐसे पुरुष और स्त्रियों के लिए हैं जिनके एक से अधिक शौहर या बीबी हों, यानी कोई शौहर एक से अधिक बीबी रखता है, यानी 2 रखता है, 3 रखता है, 4 रखता है, या कोई बीबी एक से अधिक शौहर रखती है, तो उनकी संतानों की स्थिति क्या होगी और इन शौहर बीबी का क्या होगा, कब वे इस कानून का उल्लंघन करते हुए माने जाएंगे, इसका विवरण इनमें 18 सेक्शन 18 और 19 में डिटेल से दिया है। छोटे से में हम समझेंगे, क्योंकि 19 तो इसमें बहुत ही डिटेल में दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं, उदाहरण दिए हुए हैं कि कैसे क्या स्थिति होगी। आप मोटी बात समझ लीजिए, एक शौहर के यदि 4 बीबी हैं तो भी उन चारों से उसके केवल 2 ही औलादों तक माना जाएगा कि उसने इस कानून का उल्लंघन नहीं किया है। मोटी बात यह है कि एक शौहर के 2 या 4 बीबियां होते हुए भी उसे इस कानून को तोड़ने से तभी बचाएंगी जब उसके केवल 2 औलादें हों, यानी इस कानून के लागू होने के बाद अब अब्बूजान को 2 औलादों तक ही सीमित रहना होगा। यदि वे आगे बढ़ेंगे तो वे और उनकी बीबियां सभी सरकारी सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे। यदि बीबियां तलाकशुदा हैं, उनको भी 2 बच्चों तक ही सभी सुविधाएं प्राप्त होंगी, उसके बाद नहीं होंगी। यदि इन बीबियों के भी 2 से अधिक बच्चे हुए तो इसे कानून का उल्लंघन माना जाएगा और सभी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी। यह स्थिति काफ़ी पेचीदा हो जाएगी, इसको समझने की बात है। डिटेल में हो सकता है मैं दूसरा एक वीडियो बनाऊं, या समय रहा तो बनाऊंगा, या जब ये बिल आ जाएगा तो बनाऊंगा। कोशिश करूंगा कि जल्दी बना सकूं। इसके बाद इसके बहुत सारे उदाहरण इस 2 बीबी और ये एक से ज़्यादा बीबी या शौहर वाली स्थिति के बहुत सारे उदाहरण सेक्शन 19 में समझाए गए हैं, जिन पर सारी बातें स्पष्ट हैं। हाँ, ऐसी शादियाँ में वे सभी स्थितियां लागू होंगी जो उस चैप्टर 2 में बताई गई हैं, यानी जुड़वां, एडॉप्शन आदि, ये सभी चीज़ें इन शादियों में, इन निकाहों में भी, इन शौहर बीवी वाले सिस्टम में भी सभी स्थितियां लागू होंगी। आपको लग रहा होगा इतना सारा सुनने के बाद कि 1 बच्चा, 2 बच्चा, प्रेगनेंसी आदि कैसे पता करेगी सरकार, इसको मैनेज कैसे करेगी। इस सब का प्रावधान चैप्टर 5 में है। इसमें सरकार ने बताया है कि हम क्या करेंगे, माने सरकार क्या करेगी। इसमें सबसे ज़रूरी समझने की बात अब सरकार ये है कि सरकार अब केवल जन्म और मृत्यु का पंजीकरण तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उसके साथ वो प्रेगनेंसी और डिलीवरी को भी अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करेगी। माने जन्म मृत्यु के साथ बच्चे की प्रेगनेंसी, महिला की प्रेगनेंसी और डिलीवरी भी उसको अनिवार्य रूप से रजिस्टर्ड करनी होगी। ये काम सरकार करेगी, उसने कहा है ये काम हम करेंगे, यानी अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है। साथ ही परिवार नियोजन के लिए लोगों को जागरूक करेगी, साधन उपलब्ध कराएगी। ये सब तो अभी भी सरकार करती है। स्कूल में 2 चाइल्ड पॉलिसी के प्रचार प्रसार करेगी, ये सब ठीक है। लेकिन देखिए ये बिल ना यहाँ तक सब ठीक है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन मेरे ध्यान में एक बड़ी कमी इस ड्राफ्ट में रह गई है। सुझाव जो मांगे हैं मैं यहाँ आपको बताता चलता हूँ कि यदि 1 मियाँ और 4 बीबी या 1 बीबी और 2 या 3 शौहर या तलाकशुदा बीबियों के 2 से अधिक बच्चे, यानी इस मोटे तौर पर इस एक्ट का, इस कानून का उल्लंघन करने वालों को यदि कोई सामाजिक संस्था, औद्योगिक इकाई, धार्मिक संस्थाएं यानी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, प्राइवेट सेक्टर की इकाइयाँ आदि कोई
ये ऐसी इकाइयाँ कोई सहायता करती हैं कि भाई चलो ठीक है, सरकार ने तुम्हें त्याग दिया, सरकार तुम्हें सुविधा नहीं दे रही तो हम देंगे, तो ये बिल का जो भावना है, इस बिल को लाने की भावना है, वो पूरी तरह से बेकार हो जाएगी। ये बिल पूरी तरह से प्रभावहीन हो जाएगा। अतः इस कानून का उल्लंघन करने वालों की ऐसी सहायता जो इस कानून का उल्लंघन करने को प्रोत्साहित करे, उन सभी शक्तियों को ऐसा करने से रोकने का प्रावधान इसमें होना चाहिए। ये सुझाव मैं भेजने वाला हूँ। ये या ऐसे ही सुझाव आप भी भेजिए सरकार को, सरकार ने मांगे हैं, आप अभी मैं बता रहा हूँ कहाँ भेजना है। ऐसी शक्तियों को पेनल्टी, यहाँ तक कि उन्हें भी सभी सरकारी सुविधाओं से, जो सरकार से वो सुविधा प्राप्त कर रहे हैं, वंचित करके उन पर भारी पेनल्टी लगाकर उन्हें रोकना चाहिए। इस पूरे ड्राफ्ट का लिंक नीचे दिया हुआ है, उसे पढ़कर ऐसे अनेक सुझाव आपके भी ध्यान में आएंगे। उन्हें लिखकर आप सरकार को भेजें, उत्तर प्रदेश सरकार को भेजें। मैं बता रहा हूँ कहाँ भेजने हैं ये सुझाव। आप अपनी कोई राय है तो इन सब को इस ईमेल पर दे सकते हैं। आपके द्वारा जो सुझाव भेजने की अंतिम तिथि है वो बहुत पास है, इसलिए जल्दी करने की ज़रूरत है। अंतिम तिथि है 19 जुलाई 2021, यानी 19 जुलाई 2021। इसी के साथ आप अपनों के साथ स्वस्थ रहें, हंसते खिलखिलाते रहें। नमस्कार।